Laiba Khan with the program Aaj Fitness with Laiba Khan. Viewers, today I'm here with another very captivating topic which is about diabetes. And for such concerns, I'm having the worthy presence of Dr. Farooq Javed, who is a diabetic specialist at Dilawar Hussain Diabetic Center. Assalamu alaikum, sir. जी वालेकुम सलाम, thank you. Sir, first of all, thank you so much for your presence. Thank you so much for your time. जी वेलकम. सर, जैसे कि हम जानते हैं, हमारे व्यूवर्स भी जानते हैं, रमज़ान आने वाला है और बल्कि बस आने वाला है, लेकिन कल परसों रमज़ान हो जाएगा. तो हमारे कंसर्न्स डायबिटीज़ को रिलेटेड बहुत हैं. हम डॉक्टर से पूछते रहते हैं कि हम रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते. उनका दिल भी चाह रहा होता है इबादत करने का, बट लाइक वो ऑफन गॉट कंफ्यूज अबाउट इट. तो स्टार्ट करते हैं कि डायबिटीज़ है क्या, इसकी कॉजेज़ क्या हैं, हम रोज़ा रख सकते हैं नहीं रख सकते, क्या एहतियाती तदाबीर हमें अपनानी चाहिए. तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन, व्हाट इज़ डायबिटीज़. ये ज़ियाबिट्स जो होता है, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट, लेकिन ज़ियाबिट्स ही होता है. ये होता क्या है? जी फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो. एंड डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिससे आजकल सब लोग परेशान हैं. बहुत आवाम में बहुत ज़्यादा कॉमन है. किसी के बुज़ुर्ग को है तो किसी के बच्चे को डायबिटीज़ है, और ये लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट आपको चेंजेस करनी पड़ती हैं इसके साथ कोप करने के लिए. डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपके जिस्म के अंदर खून में जो शुगर की मिकदार है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है. वो पूरे तरीके से इस्तेमाल नहीं होती, जिसकी वजह से मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होती हैं. डायबिटीज़ की मुख्तलिफ इक़साम हैं और इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं होने की. मोस्टली टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो मोस्ट कॉमन है, जिसके अंदर 40 to 50 ईयर्स की एज के अंदर ऑनसेट होता है डायबिटीज़ का, और मोस्टली ये ओबेसिटी या मोटापे से रिलेटेड होती है. दूसरी जो टाइप है जो मोस्ट कॉमन है वो टाइप 1 डायबिटीज़ है, जो कि बच्चों के अंदर होती है, और ये थोड़ी टाइप 2 मोटापे वाली इंसुलिन जिसमें ज़रूरत पड़ती है उससे ये थोड़ी डिफरेंट होती है. यानी इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होती है. ये इंसुलिन फर्स्ट टाइप 1 वाली के अंदर इंसुलिन डिपेंडेंट है, टाइप 2 जो है वो इंडिपेंडेंट है. तो ये दो मेन इक़साम है. इसके अलावा और बहुत सारी इक़साम है. वो डायबिटीज़ है जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, और इस तरह से 2-4 और जो हैं वो इतनी कॉमन नहीं है. मोस्टली ये 3 कॉमन जो हैं डायबिटीज़ की इक़साम होती हैं जिनसे लोग अफेक्ट होते हैं. सही. तो सर, लीडिंग कॉजेज़ क्या हो सकती हैं? क्या हमारा बिहेवियरल या डाइटरी हैबिट होती हैं जो डायबिटीज़ कर देती हैं? हम इनसे कैसे बच सकते हैं? देखें, जो डायबिटीज़ होती है मोस्टली वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, और उसकी कॉजेज़ के अंदर जो मेन नंबर 1 के ऊपर कॉज है वो है ओबेसिटी, मोटापा. मोटापा होता है तो जिस्म के अंदर हर चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है. कोई भी मेडिसिन हो, कोई भी चीज़ हो, वो बाय वेट होती है. तो इसी तरह जिस्म के अंदर जो शुगर कंट्रोल करने वाले जो हार्मोन्स हैं वो भी बाय वेट होते हैं. तो वेट जब आपका नॉर्मल से बढ़ता है तो उन हार्मोन्स की ज़रूरत भी नॉर्मल से ज़्यादा होती है. कुछ अरसे तक तो बॉडी उसको कोप करती है, लेकिन वो फिर एक हद पे जाके बॉडी से उसको कोप नहीं किया जाता और शुगर बढ़ना शुरू हो जाती है. और वो वाली जो मशीनरी जो जिस्म के अंदर वो सारे हार्मोन्स बनाती है जिसने वो शुगर को कंट्रोल करना है, वो ओवरवर्क की वजह से वो कमज़ोर हो जाती है. तो मेन वजह ये है ओबेसिटी. इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसके अंदर आपका मोटापा आता है, कोलेस्ट्रॉल आती है, फैमिली हिस्ट्री आती है, स्मोकिंग आती है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल आता है कि आप सही तरीके से वर्जिश वगैरह नहीं कर रहे, आप हेल्दी फूड चॉइसेस नहीं ले रहे, आप जंक फूड की तरफ जा रहे हैं. ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट ज़रूर करती हैं, लेकिन शुगर की बीमारी खुद बजाते खुद इसके कोई कंफर्म नहीं कहते. मोस्टली ये मोटापे वगैरह की और इन सारे रिस्क फैक्टर्स की मौजूदगी की वजह से ये इनिशिएट होती है. ये है टाइप 2. टाइप 1 के अंदर एक जो क़ुव्वत मुदाफ़अत होती है कि जिस्म की, जिसने जरासीम से लड़ना होता है, उसकी प्रॉब्लम आ जाती है. वो जरासीम से लड़ने के साथ साथ वो जो लबलबे के सेल जो इंसुलिन बनाते हैं उनको भी डैमेज कर देती है जाके, और इंसुलिन बननी ही बंद हो जाती है. तो मेन दो जो ये चीज़ें इनकी वजूहात हैं, टाइप 2 की मोटापा, टाइप 1 की, और जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है वो आपकी जो ख़राब हो गई है वो उसको शुरू करवाती है. सही. यानी कि लाइक टाइप 2 में हम इम्यूनिटी हमारे अंदर कम है, और टाइप 1 में हम ओबीज हैं. फॉल्टी इम्यूनिटी कहना ज़्यादा बेहतर है. फॉल्टी इम्यूनिटी है. ठीक है. जी. ऑटो इम्यून डिजीज़ है. ठीक है. हमारा अपना ही जो बॉडी है वो अटैक कर देती है हमारे पे. ठीक है. सो ये हर एज ग्रुप में इक्वली कॉमन है, या हम बूढ़े लोगों में ज़्यादा कॉमनली सुनते हैं, तो क्या बच्चों में भी कॉमन है ये डायबिटीज़?
टाइप 2 डायबिटीज़ जो बड़ों वाली है वो ज़्यादा कॉमन है। इसकी वजह ये है कि एज के साथ साथ बॉडी वैसे ही ओल्ड, जितनी मशीनरी है वो पुरानी, और इन सारी चीज़ों को, और फिर जो बीमारी की डिमांड ज़्यादा है चीज़ों को, उसको मैच ना कर पाना टाइम के साथ साथ, उसकी वजह से टाइप 2 की जो मिकदार है अवाम की वो ज़्यादा है। टाइप 1 की कम है उनके लिहाज से, और टाइप 1 के अंदर दो बड़ी पीक्स आती हैं, एक 5 to 7 ईयर्स की एज में और एक 14 to 17 ईयर्स की एज में ज़्यादा देखा गया है कि टाइप 1 के पेशेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, यानी कॉन्जेनिटली पैदाइशी डायबिटीज हो सकती है किसी को? हाँ जी, कंजेनिटली हो सकती है डायबिटीज। अच्छा, पैदाइश हो सकती है। तो ये गेस्टेशनल डायबिटीज, माँ से डायबिटीज हो सकता है? गेस्टेशनल डायबिटीज वो डायबिटीज है जो कि माँ को हो रही है ड्यूरिंग गेस्टेशन, उसका बच्चे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, बच्चे पे नहीं असर? नहीं, बच्चे पे उसका असर इस तरह से ज़रूर होता है कि जब माँ की शुगर ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चा माँ के अंदर है, उसको भी शुगर ज़्यादा मिलती है, तो उसके साइज बड़ा हो सकता है, उसके ऑर्गन्स का, उसका अपना साइज, या अगर अर्ली स्टेज है जिसके अंदर अभी ऑर्गन्स बन रहे हैं तो वो ओवरऑल इफेक्ट हाइपरग्लाइसेमिक हो सकता है, वो हाइपर लाइक उसमें लिपिड्स बन सकते हैं। और जब वो पैदाइश होती है और बच्चे को वो शुगर जो मुसलसल ज़्यादा मिल रही होती है वो बंद हो जाती है, तो उस वक्त शुगर पैदाइश के बाद लो होने का खतरा भी होता है। लेकिन ये है कि खुद से माँ को क्योंकि शुगर थी इसलिए बच्चे को पैदाइशी शुगर हो जाएगी, वो ऐसा नहीं होता। बच्चे की शुगर अपनी एक अलग मसला, वो अलग है। सही। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ डाइट इज रिकमेंडेड? हम शुगर के लोग अक्सर दिखते हैं बड़े बेचारे मन मान रहे होते हैं कि अभी मैंगो का सीजन आ रहा है, तो बेचारे बड़ा होते हैं कि हाय काश हम भी आम खा सकते। तो कोई लिमिट है इनके लिए, या किन चीज़ों को इन्होंने बिल्कुल नो कहना है और किन के लिए ये खा सकते हैं अच्छी मिकदार में? देखें, अच्छी बात यह है कि नो किसी को कहने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, ये गुड न्यूज़ है। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको आपके खाने में कितनी शुगर मौजूद है, आपकी दवाई आपकी कितनी शुगर कंट्रोल कर रही है, और आप जो खाना खाने लगे हैं उस प्लेट में कितनी शुगर है, उसका नॉलेज होना ज़रूरी है, जिसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग। कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग हर तरह के पेशेंट को आनी चाहिए। अगर आप अपने कार्ब्स और अपनी दवाई के साथ उसको मैनेज कर सकते हैं तो आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन लिमिटेड अमाउंट। और कार्बोहाइड्रेट्स में लोगों के ज़हन में ये चीनी ही ज़हन में आती है। आपकी रोटी भी कार्ब भी है, आपका जो चावल का दाना है वो भी स्टार्च, वो भी कार्बोहाइड्रेट ही है, वो भी सारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपका इंक्रीज कर रहा है। और कार्ब्स को आप 100% बंद भी नहीं कर सकते। कार्ब्स ही बेसिकली बॉडी का फ्यूल होते हैं जिस पे बॉडी ने चलना है, बाकी चीज़ें दूसरे कामों के लिए होती हैं। तो इसलिए कार्ब्स जो हैं, जो स्टार्ची कार्ब्स हैं, ये आपके खाने का हिस्सा होना चाहिए। और सिर्फ ये होता है कि जो खाना है उसके मुताबिक आपने दवाई इस्तेमाल करनी है। जब तक जब तक आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है और आप इस तरह से अपनी दवाई को ज़्यादा या कम नहीं कर सकते, तब तक जो हाई कार्ब फूड्स हैं उनसे परहेज करना ही बेहतर है। जिस तरह आम है, आम अगर आपको उसकी डोजिंग करनी आती है कि उसके लिए मुझे कितने इंसुलिन यूनिट्स चाहिए तो आप खा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं आती तो पहले वो सीखें और फिर आप खा सकते हैं। खा सकते हैं। और मिकदार भी लेके आप बड़े वाला आम खा रहे, खा तो मैंने एक ही है। जी। Whereas आपको जो आपके चार्ट में आपको डाइट न्यूट्रिशनिस्ट ने दिया वो एक छोटे आम का साइज है। उसके लिए आपको कार्ब काउंटिंग का सर्विस साइज होता है, जो आपका एक पाम का एक सर्विस साइज होता है, और जो आपकी डायबिटिक फूड प्लेट होती है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए। अच्छा, मैं एक बात शेयर करती हूँ। मेरे जो रिलेटिव है, बल्कि रिलेटिव नहीं, बाबा ही है मेरे, तो मैं उनकी बात शेयर करती हूँ। वो चाय पीते हैं बिल्कुल फीकी, वो कहते हैं नहीं मुझे आई एम डायबिटिक आफ्टर द बाईपास सर्जरी, तो मैं चीनी वाली चाय नहीं पीऊँगा, बट उसके साथ वो गुलाब जामुन या बर्फी भी खाते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट बड़ा ही कॉमन है लोगों में कि नहीं हम चीनी नहीं डाल रहे, बट हम कोई ऑल्टरनेटिव स्वीट साथ ले रहे हैं, मुंह में रख रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको ये पता है कि आप जो गुलाब जामुन खा रहे हैं उसमें शुगर कितनी है, और वो क्या आपकी जो शुगर डेली की अलाउड है उसके अंदर पूरी हो जाती है, अगर उससे एक्सेस होती है तो क्या आपको उसके लिए करेक्शन अपनी डोज करनी आती है? अगर आती है तो आप खा सकते हैं, अगर नहीं आती तो फिर परहेज करें। और व्हाट डू यू से अबाउट सुक्रेल, या जो हमारे पास एस्पर्टेम होती है, या ऐसी शुगर होती है जो नॉन कैलोरिक होती है, क्या वो हम दे सकते हैं? जी, ये लाजमी जो शुगर सब्स्टिट्यूट्स हैं ये मदद तो करते हैं और इनका फ़ायदा भी है, लेकिन शुगर एक लग्जरी है, इट्स नॉट अ नेसेसिटी। तो अगर आपने लग्जरी के लिए लेनी है तो फिर चलें ठीक है, लेकिन
वैसे ऐसे है कि आपने सुकराल खानी है एज ए नेसेसिटी, तो उसकी ज़रूरत कोई नहीं है। वो आप एक शहद की छोटी चम्मच से भी पूरी कर सकते हैं, हाँ, ब्राउन शुगर की छोटी डली से भी कर सकते हैं, तो वो इसी को इक्वल कर देगा। तो कैन वी ट्रीट द डायबिटीज परमानेंटली? लोग सारी जिंदगी इसको रखते हैं और इंसुलिन एक पेनफुल अमल है, लेकिन इतना पेनफुल नहीं है, बट सम हाउ डेली इंजेक्शन लगाना 2 टाइम 3 टाइम, तो परमानेंटली हम इसको ट्रीट कर सकते हैं या नहीं? अनफॉर्चुनेटली परमानेंट हम ट्रीट नहीं कर सकते अभी फ़िलहाल। अभी कुछ ऐसी डिवाइसेस आ गई हैं जो कि टाइप 1 वालों के लिए हैं, जिनके कॉन्टीन्यूसली उनकी शुगर चेक होती रहती है, उनके साथ इंसुलिन का पंप लगा होता है। वो जो शुगर चेक कर रहा होता है डिवाइस, वो पंप को बता देता है इतनी शुगर है, पंप उसके मुताबिक खुद ही इंसुलिन के यूनिट सेट कर लेता है। इट्स काइंड ऑफ लाइक एन आर्टिफिशियल पेनक्रियास। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी टेक्नोलॉजी भी अभी पाकिस्तान में शिफ्ट नहीं हुई, तो इसलिए वो क्योर तो वो भी नहीं है, तो ये सिर्फ मैनेज होती है डायबिटीज। क्योर का अभी जो है वो अभी कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है, अभी तक नहीं है। एंड व्हाट डू यू सजेस्ट कि हम पेशेंट को इंसुलिन या मेडिसिन में ज़्यादा प्रेफरेबल क्या है, इंसुलिन की मेडिसिन? देखें, शुगर के अंदर 2 मसले होते हैं। एक ये होता है कि इंसुलिन जो जिस्म के अंदर बन रही है उसकी असर में कमी आ जाती है, और दूसरा मसला ये होता है कि इंसुलिन जो बन रही है उसकी मिकदार में कमी आ जाती है। हमने पेशेंट का ये देखना होता है कि, और पेशेंट ने भी अपना ये हिसाब रखना है, क्या उसके अंदर पहला मसला ज़्यादा है या दूसरा मसला ज़्यादा है। अगर उसके जिस्म में इंसुलिन के असर में कमी है, उसको मोटापा है, उसकी एज 40 है, उसके कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ये मसले हैं, तो उसने वो दवाई खानी है जो कि इंसुलिन के असर को बढ़ाती है, यानी टैबलेट्स। और अगर वो ऐसा पेशेंट है जो कि ऐसी दवाई ले रहा है जो उसके पैंक्रियास से इंसुलिन बनवा रही है फुल डोज में, और उसकी इंसुलिन की कमी पूरी नहीं हो रही, तो उस पेशेंट ने इंसुलिन यूज़ करनी है। तो इसलिए ऐसा भी होता है कि जिन लोगों के जिस्म में इंसुलिन के असर में कमी है, वो आहिस्ता आहिस्ता उनका लबलबा कमज़ोर होता है और फिर उनको उस वक्त इंसुलिन शुरू करनी पड़ती है। ऐसे इसीलिए ऐसा होता है कि कुछ लोग गोलियों से शुरू करते हैं और बाद में इंसुलिन आनी पड़ती है, और कुछ लोगों को डायरेक्ट इंसुलिन ही शुरू करवाई। तो इंसुलिन इज अ एंड स्टेज ट्रीटमेंट फॉर द डायबिटीज? Insulin should be the first stage of treatment of diabetes actually. It should be the okay. Yes. क्योंकि आप देखें, आपके जिस्म के अंदर शुगर कंट्रोल करने के लिए बॉडी अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया है वो है इंसुलिन। जब उसकी कमी आती है या उसके असर में कमी आती है, तो हम ऐसी चीज़ें देते हैं जो हम लोगों ने फार्मेसीज में, लैब्स में खड़े होकर बनाई हैं। अगर हम वही चीज़ दें जो कि एक्चुअली नेचुरल है, विच वॉज मेंट टू बी, तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम पहले गोलियों से शुरू करें और फिर इंसुलिन पे जाया जाए। गोलियां अपनी जगह फ़ायदेमंद हैं और उनको हमने स्ट्रेटेजिकली यूज़ करना है वेट लॉस और इन चीज़ों के लिए, लेकिन इंसुलिन के बारे में जो ये बात की जाती है कि इंसुलिन आखिरी हल है, वो मेरा ख्याल है उसको पहला हल होना चाहिए। इसको पहला होना जी चाहिए। बिल्कुल। और अभी बहुत सी स्टडीज़ भी ऐसी हैं जिनके अंदर टाइप 2 वाले पेशेंट जो हैं, जिनके अंदर इंसुलिन बाद में शुरू होती है, उनमें इंसुलिन पहले शुरू करने से बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। डायबिटीज़ की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे प्रिवेंशन देखी गई है। सही। सो व्हाट मतलब कैन बी द पॉसिबल प्रिकॉशंस फॉर द डायबिटिक पेशेंट? क्या हम उनको प्रिकॉशन सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर आप डायबिटिक हैं? डाइटरी तो हमने बात कर ली, लेकिन मैंने अक्सर सुना है कि शुगर वाले पेशेंट्स को हमेशा पैरों में जूता रखने की वो सजेशन दी जाती है, तो और क्या प्रिकॉशंस होती हैं, या ये वाली जूते वाली प्रिकॉशन जो है वो क्यों दी जाती है? प्रिकॉशंस में आपको टाइम वाइज बताता हूँ। सबसे पहले आपको, अगर आपके फैमिली के अंदर किसी को शुगर है, तो आपको सबसे पहले तो अपना जो है मॉनिटरिंग रखनी चाहिए। 6 महीने बाद, साल बाद आपको शुगर वगैरह चेक करवानी चाहिए। आपको कोशिश रखनी चाहिए कि देखना चाहिए कि आपका वेट ना बढ़े, आप बहुत ज़्यादा जो है जंक फूड्स की तरफ ना जाएं। कोशिश करें कि आप अपनी जो नेचुरल डाइट है उसको इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर खुदा न खास्ता एक दफ़ा आपको शुगर शुरू हो गई है, तो उसके बाद जिन बातों का आपने ख्याल रखना होता है, उसके अंदर टाइमली फैशन के अंदर वंस इन अ वीक आपको अपने पैरों का चेकअप करना चाहिए कि पैरों में कोई ज़ख्म वगैरह तो नहीं हो रहा। वो इस वजह से कि अगर खुदा न खास्ता ज़ख्म होता है और उसके साथ न्यूरोपैथी शामिल है, तो जिस्म को खुद ही नहीं पता चलता कि पैर के नीचे कोई ज़ख्म मौजूद है।
और गर्माइश का एहसास हाँ नहीं जी, होता। वो न्यूरोपैथी की वजह से होता है कि दिमाग की नसें कमज़ोर हो जाती हैं शुगर की वजह से, उसकी वजह से सेंसेशंस वीक हो जाती हैं और जिसम को खुद भी पता नहीं चलता। इसलिए आपने पैरों को चेक करना होता है, उंगलियों को खोल के चेक करना है, पैरों को ऊपर से चेक करना है, सामने पाँव करके सामने वाली साइड पे उसका शीशा रख के आपने नीचे हाथ फेरना है, साथ उसको चेक करना है सामने शीशे में कि आपको ऐसे कोई जख्म वगैरह या कोई छाला वगैरह तो नहीं नज़र आ रहा। उसके बाद आपने महीने या 2 महीने में एक दफ़ा वैसे अपने जो शुगर के डॉक्टर को चेक करवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि टाइम के साथ जिस्म के अंदर जब ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं तो दवाई की डिमांड और बीमारी की नौइयत चेंज होती है। तो उसके साथ हमें स्टेप्स लेने पड़ते हैं बॉडी को उसके मुताबिक एडजस्ट करने के लिए, मेडिसिन को एडजस्ट करने के लिए। तो पेशेंट वेट लॉस ज़्यादा कर रहा है या वेट गेन ज़्यादा कर रहा है या उसको पहले जिस दवाई के ऊपर उसकी शुगर कंट्रोल थी अब उसको चेंज करने की ज़रूरत है। इसी तरह 5 से 6 माह के बाद आपको अपने मल्टीविटामिन वगैरह का कोर्स करने चाहिए। जो आपका 3 माह का शुगर का टेस्ट होता है वो करवाना चाहिए ताकि आपकी मॉनिटरिंग रहे सही। उसके बाद साल के बाद आपको बाकी के अपने टेस्ट करवाने चाहिए। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगवानी चाहिए ईयरली। इस साल वो पाकिस्तान नहीं आई थी, वैसे वो अक्टूबर के मंथ में आती है ये कोरोना की वजह से। उसके बाद आपको हर 2 साल के बाद अपने आँखों के पर्दों का चेकअप करवाना चाहिए। हर 3 साल के बाद आपको अपने दांतों का चेकअप करवाना चाहिए और हर 5 साल के बाद आपको निमोनिया की न्यूमोकोकल की वैक्सीन लगवानी चाहिए। ये वही वैक्सीन है जो हज करते हुए जाते लगती है। तो ये आपका 4-5 साल का प्लान होता है जिसको आपने इसी तरह लेके चलना होता है, तो फिर आपके बहुत सारे मसले होने से पहले ही पकड़े जाते हैं। सही, यानी कि जो बेट हमें डायबिटिक सोर्स की कंप्लेन होती है और जी। इस तरह की चीज़ें। और इसके अलावा जो अक्सर डायबिटिक लोगों को शिकायत होती है, एक तो डायबिटिक लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज भी होते हैं समहाउ, तो कोविड भी उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो कोविड के लिए भी उनको स्पेशल अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए स्पेशली, और अपनी डाइट में भी प्रोटीन्स वगैरह ऐड करनी चाहिए। अच्छा, प्रोटीन्स के हवाले से कहा जाता है कि डायबिटिक लोगों के फूड में बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं होनी चाहिए, एनरिच्ड प्रोटीन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भी टूट के ग्लूकोज बनाती है। तो समहाउ उनको प्रोटीन से भी ज़रा पोर्शन साइज अपना कम करना पड़ता है। प्रोसेस्ड मीट से बचना चाहिए, चिकन और फिश वगैरह इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है। और जो आपका रेड मीट वगैरह उससे बचना चाहिए। और विजिबल आपके सामने कोई चर्बी वगैरह अगर आपको कोई गोश्त पे नज़र आ रही है तो वो हटा के फिर आपको इस्तेमाल करना चाहिए, पकाना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। अब मेरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रमज़ान से रिलेटेड है। किन लोगों को हम सजेस्ट करें कि वो रोज़ा रख सकते हैं, लाइक उनके लिए सेफ है, और किन पेशेंट्स को डॉक्टर्स जो है मना करते हैं कि नहीं आप रोज़ा नहीं रख सकते, लाइक यू आर नॉट सजेस्टेड फॉर इट। रोज़ा रखने के लिए सबसे पहले आपको ये है कि आपकी शुगर कंट्रोल में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप दिन में 4 टाइम इंसुलिन लगाते हैं। ऐसा पेशेंट जो दिन में 4 टाइम इंसुलिन लगाता है वो रोज़ा नहीं रख सकता। जिसकी बहुत ज़्यादा शुगर लो हो जाती है और अभी कॉज भी नहीं पता चल रहा है कि क्यों लो हो जाती है, उसको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। जिसके आसपास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उसका ख्याल रख सके, बिल्कुल जो अकेला रह रहा है उसको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। जिनके पास कोई खाने पीने की चीज़ें का कोई मतलब प्रॉपर निज़ाम नहीं है, या जिनके शुगर चेक करने वाले आले नहीं हैं, जिनके पास जो दिन में अपनी शुगर नहीं चेक कर सकते दौरान रोज़ा, उनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। जिनको हार्ट का मसला है, गुर्दों का, जिनके बहुत सारी दवाइयाँ चल रही हैं इस तरह की, इन लोगों को रोज़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको शुगर है और आप रोज़ा रखना चाहते हैं तो उसमें जो आपने बातों का ख्याल रखना है, उसमें पहले नंबर पे ये है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और रोज़ों से पहले अपनी दवाई रमज़ान के मुताबिक उसे सेट करवाएं, क्योंकि वही दवाई जो आम दिनों में चल रही थी रोज़ों में क्योंकि हिसाब डिफरेंट होता है खाने पीने का, तो दवाई भी डिफरेंट करनी पड़ती है। उसके अलावा आप इस चीज़ के लिए मेंटली तैयार हों कि आपने दिन में शुगर चेक करनी है, और अगर कभी खुदा न खास्ता शुगर आपकी 350-400 तक जा रही है और आपकी आंखों के सामने धुंधलाहट आ रही है, आपको बार बार यूरिन आ रहा है, आपका दिल घबरा रहा है, इस किस्म का मसला, या अगर आपकी शुगर 100 से नीचे जा रही है और आपको चक्कर आ रहे हैं और बेहोशी सी हो रही है और भूख ज़्यादा लग रही है, तो इन सूरतों में आपको रोज़ा तोड़ने के लिए आप तैयार हों तो फिर आपने रोज़ा रखना है। और शुगर बीच में चेक करनी है, ध्यान रखना है, और आपके आसपास किसी जानने वाले को इन बातों का पता होना चाहिए।
और अगर ऐसा होता है कि आप कोई रोज़ा रख रहे हैं और आपकी शुगर एकदम से बहुत ज़्यादा लो हो गई है, तो फिर आप बेहतर है कि आप नेक्स्ट रोज़े जो हैं उनको अवॉइड कर लें। और ऐसी मेडिसिन जो कि लबलबे से इंसुलिन बनवाती है, जैसे ये गेट्रिल, एमरल वगैरह, शुगर के मरीज सारे इन दवाइयों के नामों से वाकिफ़ होंगे। अगर आप गेट्रिल, एमरल वगैरह या डायमोक्रोन इस किस्म की गोलियां खा रहे हैं, तो वो आपको बेहतर है कि आप रोज़ों में वो सहरी के टाइम पे कम से कम वो वाली गोलियां ना लें। वो ना, क्योंकि वो एक्सेस यूरिन जी सल्फोनाइल से एक्सेस इंसुलिन बनवाती हैं पेंक्रियाज से। तो आम दिनों में तो खाना टाइम से वक्फे से खाना होता है, लेकिन रमज़ान में फिर वो मसला हो जाता है, शुगर लो हो जाती है। तो व्हाट इफ अगर पेशेंट की सहरी बहुत अच्छी ठीक ठाक की हो, तब भी प्रॉब्लम आ सकते है उसमें हाइपोग्लाइसेमिया? हाँ जी, बिल्कुल आ सकता है उसके अंदर, क्योंकि शुगर के अंदर आपकी जो डाइट प्लान होता है उसमें आपने 3 खाने होते हैं और दोनों खानों के दरमियान में आपने स्नैक्स लेने होते हैं, क्योंकि आपकी दवाई ऐसी होती है जिसने 24 घंटे असर करना है। शुगर आपको 24 घंटे है, तो कंट्रोल में भी 24 घंटे होनी चाहिए, तो दवाई भी ऐसी होगी जो 24 घंटे असर करेगी। तो उसको थोड़ा थोड़ा बैलेंस रखने के लिए साथ थोड़ी थोड़ी शुगर इंटेक होती है। जो आपने कोई भी डाइटिशियन आपको जब शुगर के बारे में डाइट बताएंगे तो आपको यही कहेंगे कि आपने थोड़ा थोड़ा खाना है, वक्फे से खाना है। एक दफ़ा खाना खा के अगले खाने तक भूखे पेट नहीं रहना। तो अगर दवाई आपके जिस्म में मौजूद है और आपने सहरी कर ली और सारे दिन में कुछ नहीं खाया, तो वो आपके जो पेट में डाइजेस्ट होना है खाना, वो तो 2-3 घंटे में डाइजेस्ट होकर निकल जाएगा। लेकिन बाद में जो मेडिसिन का असर रहेगा उसको बाद में बैलेंस करने वाला कोई नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम अपनी डायबिटीज़ मैनेज नहीं करते, हमारी डायबिटीज़ बहुत एलिवेटेड रहती है, शुगर लेवल्स, और हम तो ख़ास इसमें कोई चेक नहीं करते कि कोई नहीं देख लेंगे, अब नेक्स्ट मील में थोड़ा हम कम कर लेंगे, तो क्या एडवर्स कंडीशंस हो सकती हैं बहुत ज़्यादा शुगर लेवल्स की वजह से? देखें, टाइप 1 और टाइप 2 वालों का थोड़ा सा हिसाब फ़र्क होता है। अगर शुगर तेज़ हो जाती है तो टाइप 1 वालों के थोड़ी इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है। अगर वो क्योंकि कीटोन्स अगर आने लग जाएं ब्लड के अंदर, तो उनको फिर हॉस्पिटल रहना पड़ता है या इंसुलिन। किडनीज का मसला हो जाता है। किडनीज ने बेसिकली जितनी भी बॉडी है एनर्जी जो बनाती है, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसके निकलने का एक बड़ा अच्छा निज़ाम मौजूद है जिस्म में, जो ग्लूकोज से बन रही है। लेकिन अगर ग्लूकोज यूज़ नहीं हो रही जिस्म के अंदर, शुगर यूज़ नहीं हो रही एनर्जी बनाने के लिए, तो उस दौरान भी अगर किसी की शुगर 500-600 है, इसका मतलब है कि उसके जिस्म में जितनी शुगर आई है वो यूज़ नहीं हुई। उस दौरान भी वो बंदा चल फिर तो रहा है। तो वो जो ताकत है उस वक्त आती है जिस्म के पट्ठों को खोल के, चर्बी को खोल के। उससे जो वेस्ट बनता है उसको हैंडल करने का उतना अच्छा निज़ाम नहीं है जितना शुगर को हैंडल करने का निज़ाम है। तो होता फिर ये है कि वो वेस्ट जमा होना शुरू हो जाता है और वो एक इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है। ये है टाइप 1 वालों की, ये उसको कीटोन्स कहते हैं। टाइप 2 वालों का ये मसला होता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा शुगर उनकी हो जाए, तो ऑब्वियसली अगर किसी भी चीज़ के अंदर एक नॉर्मल अमाउंट से हम 10 गुना ज़्यादा अमाउंट किसी एक चीज़ की कर देंगे तो वो नॉर्मल नहीं रहती। तो उसी तरह ब्लड भी नॉर्मल नहीं होता और जिस्म के अंदर वो जहाँ से गुजरता है जिस्म को नुकसान पहुँचाता है। आँखों के पर्दों को नुकसान पहुँचता है, दिमाग की नसों को नुकसान पहुँचता है और गुर्दों को नुकसान पहुँचता है। तो इन सारे नुकसान से बचने के लिए हमें करना यही चाहिए कि हमारी शुगर हर वक्त कंट्रोल में ही हो। सही। तो व्यूअर्स, आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग आज का सेशन लगा होगा। एट द एंड एक जनरल पब्लिक मैसेज जो आप व्यूअर्स को देना चाहते हैं? जनरल पब्लिक को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि एक तो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, मोटापे से बचें। मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसको हम लोग इतना सीरियस नहीं लेते और इसकी वजह से बहुत सारे मसले होते हैं। इसकी वजह से सिर्फ शुगर ही नहीं होती, इसकी वजह से जोड़ों के भी मसले होते हैं, इसकी वजह से हार्ट के भी मसले होते हैं, इसकी वजह से डिप्रेशन भी होता है, बहुत सारे मसाइल होते हैं। सबसे पहले तो आप अपने कोशिश करें कि आप अपना वज़न वगैरह कंट्रोल में रखें, न्यूट्रिशन डाइट लें, मेडिटेरेनियन डाइट लें और अगर आपको शुगर हो गई है तो उससे इनकारी ना हो। अपनी शुगर को कंट्रोल करना ही बेहतर है, उसको सीखें कैसे कंट्रोल करना है। जो आपका डॉक्टर आपको दवाई बताता है उसको अच्छे तरीके से फॉलो करें। 3 चीज़ें अगर आपकी मौजूद हैं तो आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी।
एक आपकी दवाई टाइम पे, एक आपका परहेज़ टाइम पे और एक आपकी वर्जिश टाइम पे। तो फिर आप बहुत सारे मसाइल से बचे रहेंगे, आप नॉर्मल ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। ऐसी कोई वजह नहीं है कि शुगर को हम कंट्रोल ना कर सकें, सिर्फ इसके अंदर थोड़ी इन्फॉर्मेशन बढ़ाने की और थोड़ी अच्छी लाइफस्टाइल चॉइसेस लेने की ज़रूरत होती है। So I think it was a very good message by Dr. Farooq. So viewers, I hope आपको आज का शो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आपकी जो भी क्वेरीज थी, जो आप लोगों ने DM करके जान खाई हुई थी कि डायबिटीज़ के ऊपर आपने कोई शो नहीं किया, तो आपको सारी आई होप वो सारी क्लियर हो गई होंगी। स्टे